जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट मोटिवेशनल कोट के साथ। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी मोड़ ले सकती है। तो देखिए ये जो हम लोगों की जिंदगी है ना, इसी बस जंग भरे ताले की तरह है, लेकिन फिर भी देखिए एक नए पौधे का सृजन हुआ है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी जंग से जीतना है और एक नए युग का मतलब कह सकते हैं एक नए जीवन का शुरुआत करना है, यानी सृजन करना है। तो इसके लिए हमको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कम से कम 2 पता होना चाहिए, तो ही हम पता कर सकते हैं। देखिए जैसे कि देखिए यूरेनियम का समस्थानिक, तो यूरेनियम 235 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। और उसके बाद आयोडीन के बारे में जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलकंड का उपचार किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि गलसुआ, ये गलकंड बीमारी या ग्वाइटर रोग जिसको बोलते हैं, घेंघा बीमारी हो जाता है। तो आयोडीन के समस्थानिक, तो इससे समस्थानिक से क्या करते हैं, उपचार भी करते हैं। आयोडीन की कमी से होता है तो आयोडीन के समस्थानिक से ही गलकंड का उपचार करते हैं। तो यानी कि 1 का 4 होना चाहिए और सी का 2 होना चाहिए, यानी 1 का 4 सी के 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोबाल्ट के समस्थानिक, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग कैंसर का उपचार में। और रेडियम जो होता है, उस रेडियम के समस्थानिक का उपयोग द्वितीयक कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत जगह पर कम मिलता है। द्वितीयक कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है द्वितीयक कैंसर के उपचार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो देखिए बॉयल के नियम को समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं और इसमें समझते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर लिखिए PV T, इधर है BCG। देखिए P का मतलब होता है प्रेशर यानी कि दाब, और V का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या हो गया, आयतन। और यहाँ पर T का मतलब हो गया टेम्परेचर यानी कि कह सकते हैं ताप। ये 3 हो गया। आप देखिए ये B का मतलब हो गया बॉयल्स लॉ, C का मतलब चार्ल्स लॉ, G मतलब गैलुसेक का नियम, ठीक है, गैलुसेक लॉ। तो इसमें देखिए ये जो सामने सामने है, तो मतलब कह सकते हैं कि इसके सामने वाला नहीं, ये कांस्टेंट होता है। यानी कि बात करेंगे बॉयल्स लॉ का, तो इस किसके बीच में रिलेशन होगा, तो P रिलेशन होगा B, मतलब कह सकते हैं दाब और आयतन के बीच रिलेशन होगा। दाब और आयतन के बीच रिलेशन होगा तो कांस्टेंट कौन सा रहेगा, नियत कौन सा रहेगा, तो ताप नियत रहेगा। तो ताप नियत रहेगा, तब देखिए बॉयल्स के नियम में ताप नियत रहता है, और यह होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। क्या होता है, P समानुपाती होता है 1/V के। अर्थात यदि हम इधर V को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा PV बराबर कांस्टेंट, यानी कि 1 के जगह पर हम कुछ नहीं है तो कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि PV बराबर कांस्टेंट होगा। तो इसमें देखिए कथन में, किस कथन में PV बराबर स्थिरांक या कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है कि नियत ताप पर दिए गए गैस के द्रव्यमान के दाब, तो हम बताए थे P मतलब दाब, तथा आयतन मतलब V के गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। तो मतलब हम कह सकते हैं कि PV बराबर स्थिरांक मतलब PV बराबर में हो गया K, लिख सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, स्थिरांक को कांस्टेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार से PV बराबर K हो गया, यानी कि P1/P2 बराबर हो जाता है V2/V1। ये उल्टा रिलेशन बनता है बॉयल्स के लॉ में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कह रहा दाब और आयतन, तो दाब मतलब हो गया P और आयतन का मतलब हो गया V। तो P और V के रिलेशन कौन दर्शाता है, तो ये किसका नियम दर्शाता है, ये बॉयल्स का नियम दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका A सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया था इधर PV T BC और G। तो मतलब ये हो गया कि बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर नियत रहता है, और चार्ल्स के लॉ में प्रेशर नियत रहता है, और गैलुसेक के नियम में वॉल्यूम यानी कि आयतन नियत रहता है। तो इस प्रकार से सामने वाला नियत रहता है और रिलेशन इस दोनों के साइड के बगल, मतलब कह सकते हैं साइड वाला होता है। तो यदि पूछ लेगा कि चार्ल्स के नियम में किसके बीच रिलेशन होता है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन होता है। यदि गैलुसेक के नियम की बात करेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है, जबकि कांस्टेंट क्या रहता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से यह आंसर को याद रखिए इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स के नियम
गैस के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो अभी देखिए चार्ल्स के नियम, तो अभी हम बताए थे कि PVT BCG। तो देखिए इसमें से चार्ल्स का नियम किसके सामने है? तो प्रेशर यानी कि दाब के सामने है। तो कह रहा है कि चार्ल्स के नियम गैस के किन दो गुणों के मध्य संबंध दर्शाता है? तो ये तो कांस्टेंट इसमें क्या रहेगा? दाब कांस्टेंट रहेगा, मतलब नियत रहेगा। और V और T के बीच मतलब ताप और किसके बीच? वॉल्यूम यानी आयतन के बीच संबंध दर्शाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? ताप और आयतन। तो ताप और आयतन देखिए किसमें है? ताप और आयतन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फूलने पर किस गैसीय नियम का व्यवहार होता है? तो देखिए जब रोटी का टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? हाई हो जाता है। तो इसमें वॉल्यूम हाई होता है, यानी कि PVT, इधर लिखते हैं BCG। तो देखिए किसके किसके बीच में, मतलब कि वॉल्यूम अधिक होगा टेम्परेचर, तो किसका नियम है? तो ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। किसका नियम? चार्ल्स का नियम। इसमें क्या नियत रहेगा? तो प्रेशर नियत रहेगा। तो मतलब इस दोनों के बीच रिलेशन होगा, V और T के बीच रिलेशन होगा। टेम्परेचर को हाई करेंगे तो वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा, तो यह चार्ल्स का नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स का नियम के अनुसार होता है रोटी तथा गर्म गुब्बारे को फुलाने पर उसका क्या होता है? गैसीय नियम के अनुसार मतलब उसका आयतन बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी, मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका आयतन भी बढ़ जाता है। ताप भी बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है? तो देखिए जिगजैग रेखाएं, इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में जिगजैग रेखाएं क्या चीज का अलग कर रही है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिगजैग लाइन जो है यहाँ पर उपधातु को दर्शा रहा है। किसका? उपधातु को दर्शा रहा है। यह जिगजैग लाइन जो है यह धातु, इधर इधर हो जाता है सभी धातु। ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड सभी धातु है और जिगजैग लाइन के उस पार सभी क्या है? अधातु है। तो यह उपधातु किस चीज को अलग करता है? जिगजैग लाइन उपधातु का ही है और यह अलग करता है धातु को अधातु से। तो ऑप्शन के इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था? आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। तो किसको अलग करती है? धातु को अधातु से अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए एनसीईआरटी के अनुसार 6 लेता है। कितना? 6। देखिए इस पीरियोडिक टेबल में भी आपको 6 ही दिखेगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 ही दर्शा रहा है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 6 ही लेता है, लेकिन आपको कहीं कहीं पे 7 भी मिलेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? अब यदि ऑप्शन में 6 दे दिया तो 6 मारना है। यदि ऑप्शन में सेकंड यदि प्रायोरिटी दीजिएगा तो सेकंड प्रायोरिटी होगा किसका? 7 का होगा। यानी कि ऑप्शन में 6 दिया है तो इसका आंसर 6 सही होगा, क्योंकि आयोग जो बोर्ड में पूछा गया यह क्वेश्चन उसमें 6 ही लिया था आंसर, इसीलिए हम भी 6 बता रहे हैं आपको। लेकिन यदि 6 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 7 आपको मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि NO2 ध्रुव फ्यूमस डैश रंग में होते हैं। मतलब इसका पूछ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है यह किस कलर का होता है? तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है भूरे कलर का। कैसा हो जाता है? भूरा कलर का हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों का रंग पूछा जाता है, जैसे कि पूछ ले जाएगा कि आर्गन का रंग कैसा होता है? तो आर्गन का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। यदि पूछ लेगा आपको नाइट्रोजन का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन का रंग कैसा होता है? तो ये हो जाता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। नाइट्रोजन का रंग होता है ब्लैक, यानी काला होता है। ठीक है, यदि आपको पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रंग होता है ग्रे। CO2 का रंग कैसा होता है? ये ग्रे कलर का होता है। और यदि पूछ ले कि आपको हीलियम का कैसा होता है? तो हीलियम का होता है ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो इस प्रकार से याद रखिए इस सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो देखिए ये कॉपर है, ये भी धातु है, ये सोना है, ये भी धातु है, और यह लोहा है, आयरन है, ये भी धातु है। लेकिन देखिए यहाँ पर सोडियम, ये धातु तो है लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको चाकू से भी इसको आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका मतलब कि इसका घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होने के कारण इसको आसानी से काटा जा सकता है। और इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह पानी पर तैरने लगता है। मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज़ को यदि हम काट सकते हैं तो मतलब कि वह कमजोर है। कमजोर है तो मतलब घनत्व कम है। तो देखिए कॉपर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, सोना भी मजबूत होता है और आयरन भी होता है। लेकिन सोना थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कमजोर नहीं होता है कि उसे चाकू से काटा जा सके। सोडियम इतना नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार इस सबसे जो मतलब कमजोर है इसमें सोडियम है, और सोडियम का जो है घनत्व और क्वथनांक दोनों क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, यही होता है मतलब आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह जंग का रंग होता है, मतलब जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका रंग कैसा होता है। देखिए लाल ग्रे भी दिया हुआ है, लाल भूरे रंग का भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, लौह जंग का जो होता है रंग वह लाल भूरे रंग का होता है। जैसे कि मतलब आप लोग को कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिए जंग का फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग आयरन को कब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम छोड़ देंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और यह जो है से क्या बना लेगा, यह बनेगा Fe2O3 बनाएगा। और संतुलित के लिए हम यहाँ पर 4 और यहाँ 3 यहाँ 2 लगाए हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। और इस फेरस ऑक्साइड का ही नाम क्या है, इस फेरस ऑक्साइड का नाम है जंग। तो जंग का फॉर्मूला भी पूछा था Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड क्या है, जंग का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है। तो FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड जो होता है या फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड या FeCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। देखिए बायोगैस का पूछ रहा है, तो बायोगैस को हम लोग जानते हैं कि मीथेन जो होता है CH4, इसी को बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। अब इससे कई क्वेश्चन बनते हैं बायोगैस से। देखिए इसी CH4 को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं दलदली के नाम से। कौन, दलदली या मार्स गैस, दलदली या मार्स गैस इसी को बोलते हैं। इसी को फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस बोलते हैं, फायर डैम्प। इसके अलावा भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइन गैस के नाम से किसे जाना जाता है। माइन गैस भी किससे जाना जाता है, मीथेन को माइन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी पूछा जाता है कि बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वह क्या है। तब बायोगैस का प्रमुख घटक भी क्या है, CH4 है। CNG का पूछ ले आपको, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक कौन सा है, तो ये भी CH4 ही होगा। और पूछ ले आपको धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से भी निकलती है कौन सी गैस, CH4 निकलती है। तो इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस पूछ रहा है, तो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस यही मीथेन ही है जो कि प्रकृति में उपलब्ध है और यह मतलब ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए ये जो है समीकरण संतुलित, इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 mg है, इधर भी 2 mg है, और ये 2 का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब है कि ये संतुलित समीकरण है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 संतुलित समीकरण है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। तो देखिए अत्यधिक उष्माक्षेपी जो होता है, यह जो है H2SO4 जो होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है किससे, जल से कराई जाती है, तो यह अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। मतलब इससे बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, इसीलिए कहते हैं कि यह अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलने से क्या होता है, बहुत अधिक उष्मा निकलती है, इसीलिए इसे अत्यधिक उष्माक्षेपी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। तो देखिए धातुओं के ऑक्साइड पूछेगा, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। और बात करें आपको यदि अधातु की, तो अधातु की ऑक्साइड जो होती है वो होती है अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए अधातु तो अ से अम्लीय है, ठीक है, तो धातु तो क्षारीय, तो अ से याद रखना है अधातु होता है अम्लीय और धातु कैसा होता है, क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त वसाओं का या केस मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो देखिए इसमें संतृप्त और असंतृप्त के बारे में समझना पड़ेगा। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में समझिए पहले। देखिए संतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त का मतलब ऐसा हो गया जो कि मतलब कि रूम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं कि सामान्य तापक्रम पर यह जो है पहचानने का एक अच्छा तरीका है कि यह जो है जमा हुआ रहता है। जैसे हो गया आपको लाल मांस, क्या हो गया, लाल मांस की बात करें, या बात करें दुग्ध के उत्पादक, क्या, दुग्ध उत्पादक, या फिर नारियल का तेल हो गया, या तार का तेल हो गया,
ये सब जो होता है ये सब क्या रहता है, ये जमे हुए रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि लाल मांस, दुग्ध उत्पादक, नारियल या तार का तेल, ये सब क्या होता है, जमे हुए रहता है। तो ये संतृप्त वसाओं का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये हो गया संतृप्त। अब देखिए असंतृप्त भी समझिए। असंतृप्त क्या होता है, और ये जो संतृप्त वसा होता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, क्योंकि यह बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट को ब्लड छानने में, या किडनी को ब्लड छानने में, हार्ट को पंप करने में, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संतृप्त हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त मतलब कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में पाया जाएगा। जैसे कि आप वनस्पति तेल की बात करेंगे, जो हम लोग सरसों का तेल या फिर सोयाबीन का तेल खाते हैं, ये तेल, या शुष्क मेवा हो गया, क्या शुष्क मेवा, या फिर तेलीय मछली जो होता है, तेलीय मछली, ये सब क्या है, इस तेलीय मछली का जो तेल होता है मतलब ये सब होता है असंतृप्त, और यह हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक होता है। इस चीज़ को रहना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारे लिए सही है असंतृप्त वसाओं। अब इसमें देखिए पूछ रहा था अगला क्वेश्चन कि असंतृप्त वसाओं का मुख्य स्रोत क्या है। तो इस वनस्पति तेल हो गया, शुष्क मेवे होगा, तलीय मछली, ये सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असंतृप्त वसाओं का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वनस्पति तेल, शुष्क मेवे, तलीय, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत का चालक करती है। तो देखिए शुद्ध पानी से हम लोग जानते हैं कि शुद्ध पानी से विद्युत का चालन नहीं होता है, तो यह कैसा होगा, तो खराब ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है विद्युतीय चालक। तो जब जिस चीज में करंट जाता ही नहीं है तो वह खराब चालक ही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा कि खराब चालक है। तो आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और अभी तक यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।